बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं तारिक ढिंडसा और आप देख रहे हैं ST TV। जैसा कि हम जिक्र करते हैं कि अनएक्सपेक्टेड हालात हैं पॉलिटिकल, और नज़रें लगी हुई हैं पार्लियामेंट से बाहर और सारे इसको देख रहे हैं बड़े गौर से। लेकिन एक चीज़ जो है वो उम्मीदों के बिल्कुल मुताबिक हो रही है, और वो है इकॉनमी। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो है वो इरोड हो रही है। रुपी डॉलर पैरिटी जो है वो नेगेटिव साइड पे जा रही है टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री। और जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो 7.1 है 2 महीनों का, जो कि आल्सो एक रिकॉर्ड है। यानी कि जो हमने अदायगियाँ करनी है वो बढ़ भी बहुत ज़्यादा गई हैं, उसको हमें महंगे पैसे ख़रीद के अदायगियाँ करनी पड़ेंगी। और जो बाहर से पैसे हमारे पास डॉलर थे वो लोग लेके वापस बाहर जा रहे हैं। ये तो बड़ा बुरा हाल नहीं? ज़ाहिर ही बुरा हाल है। और मेरा ख्याल है कि अब हमें थोड़ी सी बात फ्यूचर की करनी चाहिए। वे फॉरवर्ड जो है वो क्या नज़र आ रहा है और उसमें क्या होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट जो भी डिसीजन देती है और उसके मुताबिक जिस तरह के भी हालात होते हैं। गवर्नमेंट सेटअप बनता है, जो नई हुकूमत होगी, इंटरम हो या एक परमानेंट हुकूमत आती है, उसको फौरी तौर पे इकॉनमी को देखना होगा। और इकॉनमी को देखने के लिए जो इस वक्त एक लेसन लर्नड है हमारे पास ख़त्े से, वो श्रीलंका है। थोड़ा सा मैं आपको याद कराऊं कि श्रीलंका में जब राजापक्सा गवर्नमेंट आई तो उन्होंने आते ही 2 काम किए। उन्होंने पहला काम तो ये किया कि उन्होंने टैक्सेस जो थे वो कम कर दिए, चूँकि उन्होंने वादा किया था आवाम से कि वो टैक्स नहीं बढ़ाएंगे। दूसरा उन्होंने काम जो किया वो किया कि उन्होंने जो करेंसी है उसको पैक करना शुरू कर दिया, ताकि वो एक स्टेबिलिटी जो है उसमें फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में हमारी तो पहले से पैक है। वो नज़र आ रही हो। हमारी तो पहले से पैक नहीं है। नहीं, हमारी तो इस वक्त ओपन मार्केट में ना वो नहीं, फ्री फ्लोट पूरा तो नहीं है ना। लेकिन उन्होंने उसको बिल्कुल फ्रीज कर दिया। तीसरा जो उन्होंने काम किया, जब उस पर प्रेशर पड़ना शुरू हुआ, रेवेन्यू कम होना शुरू हुआ, करेंसी जो थी वो उन्होंने पैक की। उसके साथ ही बदकिस्मती से कोविड आ गया, और कोविड के बाद उनका जो टूरिज़्म, जो कि उनका मेन सोर्स ऑफ इनकम था, ज़ाहिर है कि वो बड़े बुरे तरीके से मुतासर हुआ। अब हालात यहाँ तक आ पहुँचे कि आज उनका जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो $700 मिलियन से भी कम है। वहाँ पे 3 दिन पहले पूरी की पूरी कैबिनेट ने एन मास रिज़ाइन कर दिया। 26 मिनिस्टर, जिनमें कि प्रेसिडेंट का भाई भी शामिल था जो कि फाइनेंस मिनिस्टर था, तो उन सब ने रिज़ाइन कर दिया, 26 लोगों ने। वहाँ पे इस वक्त राशन चल रही है फ्यूल की। वहाँ पे 14-14 घंटे की इस वक्त लोड शेडिंग चल रही है, चूँकि 2 नुकसानात हुए। एक नुकसान ये हुआ कि इनकम टैक्स रेट कम करने से जो उनका रेवेन्यू कम हो गया। दूसरा नुकसान ये हुआ कि फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व जब वो रुपए को, उन्होंने श्रीलंकन रुपए को आर्टिफिशियली स्टेबलाइज रखना चाहा तो सारे वहाँ पे कंज्यूम हो गए। इंपोर्ट के लिए अब उनके पास जो है वो डॉलर्स नहीं है। जब इंपोर्ट के लिए डॉलर नहीं थे तो उसकी वजह से क्या हुआ कि वो फ्यूल इंपोर्ट करना और फूड इंपोर्ट करना, जो आइलैंड कंट्री है, वो पॉसिबल नहीं रहा। और जब फूड और एनर्जी की शॉर्टेज हुई तो पूरी कौम जो है वो इस वक्त सड़कों पे आ गई है और वो घेराव किए बैठी है। पिछले साल उन्होंने एक और जो काम किया था इंपोर्ट रोकने के लिए, फर्टिलाइज़र की इंपोर्ट बैन कर दी कि जी फर्टिलाइज़र बड़ी महंगी है और ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी चाहिए। एग्रीकल्चर का भी सत्यानाश कर दिया। तो मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो भी आती है वो हमेशा उसकी कोशिश होती है आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ देने की, और देना भी चाहिए। ज़ाहिर है आवाम ये एक्सपेक्ट करते हैं अपनी हुकूमत से। लेकिन उसके साथ आपको अपनी मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल जो है उनको भी, लेकिन हम तो IMF फ्रेमवर्क से नहीं निकल सकते। उनको आप ये कह रहे हैं कि जो गवर्नमेंट आएगी वो IMF प्रोग्राम से निकल नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट जो भी आएगी उसको श्रीलंका के मॉडल से सीखना पड़ेगा कि जो श्रीलंका ने गलतियाँ दोहराई हैं वो गलतियाँ ना दोहराए। लेकिन यहाँ तो प्रोग्राम है ना IMF, ताकि वो गलतियाँ ना दोहराए। हमें फौरी तौर पे जो है यानी 2-3 काम हुकूमत को बड़े अनपॉपुलर करना पड़ेंगे। उसको जो है जो पेट्रोलियम और डीजल पे जो सब्सिडी है, अक्रॉस द बोर्ड सब्सिडी है, उसको रिवाइज करना होगा। वो सिर्फ लाइफलाइन कंज्यूमर्स के लिए रखे, लेकिन बाकी लोग जो है उनको मार्केट रेट पे प्राइस पे दे, ताकि
वो जो उनकी इंपोर्ट पे इस वक्त डॉलर सर्व हो रहे हैं वो थोड़े से कम कम हो। हो जाए। सेकंड जो हुकूमत को करना पड़ेगा उसको रेवेन्यू रिसोर्सेज की तरफ तवज्जो देना पड़ेगी। वो अनटैप्ड रिसोर्सेज जिनकी तरफ तवज्जो नहीं दी गई उनको देखे। जो रियल स्टेट में रेवेन्यू का पोटेंशियल है, जो एग्रीकल्चर में रेवेन्यू का पोटेंशियल है, उसको टैप करना पड़ेगा। तीसरी चीज़ जो जो भी हुकूमत आती है उसको देखने की ज़रूरत होगी, वो एक्सपेंडिचर्स को रिव्यू करने की ज़रूरत होगी कि नॉन प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर्स कौन से हैं जिनको कर्टेल किया जा सके। जो चौथा बड़ा इम्पॉर्टेंट जो भी हुकूमत आती है जो उसके लिए बहुत बड़ा एक दर्द सर बनेगा वो अगले साल का बजट है, क्योंकि आपको और 2 महीने के बाद बजट देना है और वो बजट कैसे बैलेंस करना है वो उस मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स को सामने रखते हुए डेट वुड बी एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। IMF जो है IMF वेट कर रही है इस वक्त इस पॉलिटिकल लल का दूर होने का, और IMF जो है वो नेगोशिएशन दोबारा शुरू करेगी जो भी अगला सेटअप आता है वो कुछ। आप जो ये कह रहे हैं वो ये है, अगर इसको मैं समराइज़ करूं, कि लोगों को जो आप थोड़ी बहुत पैसे दे रहे हैं वो उनके रोक लें, जो उनकी जेब में पैसे हैं वो आप उन्हें कहें कि आप इसका टैक्स दो और ज़्यादा टैक्स दो, और जो रिलीफ थोड़ी बहुत देनी है उसकी जो बिल्कुल नीचे वाले भी हैं, एहसास प्रोग्राम या जो उस तरह के हैं, वो पैसे बड़े सोच समझ के कुछ नहीं, ये तो पॉलिटिकल टर्मोइल शुरू हो जाएगा। जो आपका लाइफलाइन कंज्यूमर है चलो उसको दे भी दे, और जो आपके लोअर इनकम क्लास है उसको रिलीफ देना पड़ेगा। चलो उन्हें दे भी दे, वो देते रहे, बेशक दे लें, वो देना लेकिन ये पड़ेगा। पहले दो तो लेकिन मतलब आप सोचिए नहीं, आप देखें ना, मैं इसीलिए श्रीलंका की मिसाल दे रहा हूँ कि अगर आप ये नहीं करते तो फिर वो होगा। तो अब आपने ये देखना है कि क्या आप ये चाहते हैं कि यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो हैं वो उसी तरह से डिप्लीट होना शुरू हो जाए। जो आप कह रहे हैं कि ये अगर ना किया तो हम डिफॉल्ट करेंगे, ये कह रहे मैं हैं। डिफॉल्ट ना भी शायद करें, स्ट्रक्चरल डिफॉल्ट ना भी हो, डिफॉल्ट ना बट भी डिफॉल्ट करें, लाइक लेकिन देखिए ना कंडीशन। कि आपका जो करंट अकाउंट डेफिसिट है उसको आपने मैनेज करना है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है आपको मिनिमम कुछ ना कुछ। हमने पहले भी वो दौर देखा हुआ है जब वो एलसी, मैंने खुद देखा हुआ है, एलसी खोलने के लिए कैश मार्जिन मांगते थे, तो आप ये कह रहे हैं कि वहां चली जाएगी बात। देखिए ना कि आपके पास इस वक्त 2 महीने की एक्सपोर्ट के पैसे हैं, इंपोर्ट के पैसे हैं, कैश मार्जिन मांगते थे ना। हाँ, तो 2 महीने की इंपोर्ट के आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रह गए स्टेट बैंक के पास। तो अगर यही सूरत हाल बरकरार रहती है और रशिया और यूक्रेन की सूरत हाल जो है वो भी किसी तरह से ईज़ ऑफ नहीं होती, बल्कि आज ही यूरोप ने नई पाबंदियाँ लगाने का ऐलान किया है रशिया पे, तो अगर ये सिचुएशन बनती है तो इसका मतलब है कि आपके पास जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, जो आपकी जो एनर्जी है, जो वीट है, फर्टिलाइज़र है, ये सारी चीज़ें मज़ीद महंगी होंगी, आपका इंपोर्ट बिल मज़ीद बढ़ेगा। अच्छा ये बताइए कि ये जो पीछे हमने सौदे किए थे इनका इम्पैक्ट कब तक आएगा? महंगे सौदे जो हैं ये देखिए, जो आपके मार्च के सौदे थे उनका इम्पैक्ट अप्रैल के एंड पे आपको आना शुरू हो जाएगा। तो पेट्रोलियम में, हाँ, तो 3 से 4 पेट्रोलियम में भी वो ऑलरेडी आ रहा है। वो तो चूँकि आपने प्राइस फ्रीज की हुई है हुकूमत ने, तो उस वजह से हमें कस्टमर को फील नहीं हो रहा, लेकिन हुकूमत का जो उसका हर 15 दिन का जो लॉस है वो तो बढ़ता चला जा रहा है ना। 2.5 रुपये है वैसे लीटर पे के कम। देखिए ये अगर आप उसका टोटल देखते हैं तो पिछले जो 15वाड़े का जो लॉस बताया गया था वो 35 अरब रुपए का था। तो जाहिर है कि आप 335 तो 2.5-3 रुपए तो वो नहीं। तो आप ये देखें ना कि ये पेट्रोलियम मिला के, हाँ, तो यानी कि आप कह रहे हैं कि 15 रुपए महंगा ये जो प्राइस डिफरेंशियल है इसकी मद में ऑयल कंपनीज जो हैं, ऑयल कंपनीज एक पॉइंट आएगा कि वो इंपोर्ट करने के काबिल नहीं रहेंगी क्योंकि हुकूमत उनको दे नहीं पाएगी। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि जो भी हुकूमत आती है उसको बहुत सोच समझ के अभी भी अपने जो वादे जो कर रहे हैं उनको देखना होगा और अपने इक़दामात को भी देखना होगा कि कोई ऐसा स्टेप जो है पॉलिटिकल पॉपुलैरिटी जो है उसको बैलेंस करें अपने मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स के साथ। जो आप ये जो पैक की बात कह रहे थे वो मैं बीच में भी प्रोग्राम के दौरान आप बात कर रहे थे, मैं सोच रहा था उसके लिए तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चाहिए। अब नहीं, पैक से मुराद ये थी कि तो आप पैक नहीं कर सकते, मतलब पैक से मुराद ये कि उन्होंने आर्टिफिशियली उसको स्टेबलाइज किया, वही उसी के लिए ना कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, मतलब फेडरल गवर्नमेंट ही करेगी ना, स्टेट बैंक तो नहीं करेगा, तो उसके लिए तो अमेंडमेंट चाहिए। अब तो नहीं हो सकता। देखे ना, लेकिन जो स्टेट बैंक अमेंडमेंट बिल था या जो आपका मिनी बिल था, तो उस वक्त की जो अपोजिशन थी उन तो यही कहा था ना कि जब भी हम हुकूमत में आएंगे हम इसको रिपील कर देंगे, चेंज कर देंगे इसको। तो अगर अब वो हुकूमत में आते हैं, सुप्रीम कोर्ट के कोई ऐसा डिसीजन होता है कि उनकी हुकूमत आती है
तो वो उनको, नहीं, लेकिन वो तो उन्होंने कहा है कि हम पेट्रोलियम पे नहीं करेंगे। लेकिन स्टेट बैंक पे भी जो डॉलर की कीमत है उस पे भी आने वाली हुकूमत जो है उसको सोचना पड़ेगा। चलो ठीक है, अल्लाह बेहतर करे। डायर सर्कमस्टेंसेस लगते हैं। इससे मिलते जुलते हालात मैंने अपनी लाइफ टाइम में सिर्फ एक दफ़ा देखे हुए हैं, जब पाकिस्तान के पास एक्चुअली 200 मिलियन डॉलर रह गए थे, कुल 200 मिलियन, और वर्ल्ड बैंक इसलिए ख़त नहीं था लिख रहा, पीएसओ का 300 मिलियन का लोन था, और वो ख़त इसलिए नहीं था लिख रहा कि कहीं स्ट्रक्चरल डिफ़ॉल्ट डिक्लेयर ना हो जाए, जब हमने न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स किए 98 में। तो खैर बहरहाल डायर है। हाँ, मैं दुआ करनी चाहिए कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जल्दी हाँ आए बिल्कुल, और ये जो एक एम्बिग्विटी है ये ख़त्म हो, ये ख़त्म हो, और जो भी हुकूमत में आए वो वो लॉन्ग टर्म पॉलिसी, इन चैलेंजेस को सामने रखते हुए शॉर्ट टर्म पॉलिसी की बजाय लॉन्ग लॉन्ग टर्म टर्म। पॉलिसीज लेके चले। चलें जी, ये बात जो हमने आज की है, ये इस पे कोई से मेरा नहीं ख्याल कि तबसरे की किसी ज़रूरत है। सिचुएशन वाकई डायर है, और ज़्यादा डायर इसलिए है कि ये वो चीज़ है जिसके ऊपर इस वक्त मुझे नहीं लगता कि किसी की तवज्जो भी है। मतलब ना लगने से मुराद है मेरी नहीं, जो कुछ कर सकते हैं और जो इसमें कुछ या इसको रोकने के लिए, उनमें किसी की हो सकता है, IMF की हो या इंटरनेशनल जो लोग कर रहे हैं उसकी हो। लोकली इस पर किसी की तवज्जो नहीं लगती। आज तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। हो सके तो लाइक और सब्सक्राइब करें, और अपने कमेंट्स भी अगर हो सके तो ऑनलाइन आके अपने कमेंट्स दें। अल्लाह हाफ़िज़।